हेलो एवरीवन, एडुबोल्ड के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो ये है कि 5 साल पहले जब कोविड पैंडेमिक हुआ था तो नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी को फॉर्म करने की बात हुई थी। तो आज 5 साल बाद इसकी एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग हुई है, वो इसलिए ये न्यूज़ पे है। सबसे पहले तो एडुबोल्ट एक ऐसा वेबसाइट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करता है यूपीएससी के लिए। यहाँ पे एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेरा जो ऑप्शनल था जूलॉजी, ये कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप 5 to 6 PM ऑल डे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी टाइम चूज़ कर सकते हैं। तो कैसे चूज़ करना है ये मैं एक बार दिखा दूँ। सबसे पहले आपको एडुबोल्ट के वेबसाइट पे जाके साइन अप करना है, आपका मेल आईडी यूज़ करना है उसके लिए। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है एंड आपको आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। देन आपको एक बुकिंग टाइम सेलेक्ट करना है, जो आप मेरे टाइम के हिसाब से या फिर आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करना है, स्पेसिफिक टाइम पे आपके पास लिंक और बाकी डिटेल्स आ जाएगा। तो नाउ कमिंग टू द न्यूज़ क्या है, कोविड-19 की जो पैंडेमिक था उसका 5 साल कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया था तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इंटरिम ड्राफ्ट बनाया था नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी को लेके। तो अब उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें हुई है, क्या करना था, क्या हुई है, क्यों हुई है, क्या रीज़न था इसको बनाने के, तो इस सब के ऊपर एक बहुत ही डिटेल में हम बात करेंगे। तो इसको प्रपोज किया गया था टू इंटीग्रेट वाइल्ड लाइफ डिजीज सर्वाइलेंस रिसर्च एंड सेटिंग अप न्यू डायग्नोस्टिक्स लैब्स। तो वाइल्ड लाइफ डिजीज़ के ऊपर सर्वाइलेंस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए और न्यू डायग्नोसिस के लिए लैब्स बनाने की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि बेसिकली SARS-CoV-2 या फिर जो कोविड-19 पैंडेमिक है वो क्या कहा जाता है कि बैट से ह्यूमन में स्प्रेड किया था, बीच में कोई इंटरिम या फिर इंटरमीडिएट एनिमल होस्ट रहा होगा। तो अगर बैट में ये इन्फेक्शन है या फिर वो इंटरमीडिएरी एनिमल जो होस्ट था उसको इन्फेक्ट कर रहा है, ये अगर हमें पता चलता और या फिर हमें ये पता चलता कि जो एनिमल होस्ट है वहाँ से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है, तो हो सकता था कि इतना बड़ा पैंडेमिक को हम पहले ही रोक देते। तो इसी के ऊपर इसी सिमिलर टाइप के रिसर्च के लिए, डिजीज़ सर्वाइलेंस के लिए ये नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी को लाया जा रहा है। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी जो है सेंटर की एक अलग मिशन रही है, सेंटर्स नेशनल वन हेल्थ मिशन। तो इसके साथ अलाइन कर दिया जाएगा जो पैंडेमिक के प्रिपेयर्डनेस, इंटीग्रेटेड डिजीज़ जो एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, उसके वहाँ से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो इस टाइप के डिजीज़ को, जिसे जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं, उसकी कंट्रोल एंड डिजीज़ आउटब्रेक होने के बाद उसकी रिस्पॉन्स क्या होनी चाहिए, ये सब के ऊपर नेशनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका एक मिशन रहा है, नेशनल हेल्थ मिशन, वन हेल्थ मिशन। उसके साथ साथ ये नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी को अलाइन किया जाएगा। ओके, तो अब आते हैं कि ऐसे पॉलिसी की ज़रूरत क्यों है इंडिया में। तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है तो वो एक रिजर्वायर की तरह काम करता है पैथोजन का। मतलब जो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगल इन्फेक्शन है, ये सबका एक रिजर्वायर है। हो सकता है कि वो जो एनिमल के अंदर पैथोजेंस है वो एनिमल को इन्फेक्ट नहीं करता है या फिर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बट अगर वही ह्यूमन को इन्फेक्ट करे या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स को इन्फेक्ट करे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसकी हेल्थ को मॉनिटर करना बोथ वाइल्ड कंडीशन में एंड जब उसको ज़ू में रखते हैं, कैप्टिविटी में रखते हैं, इन दैट कंडीशन, दोनों कंडीशन में ही उसका मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। अब दोनों कंडीशन में क्यों देखना है, क्योंकि कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो वाइल्ड लाइफ, जब वाइल्ड कंडीशन में कोई एनिमल है तो उसको इन्फेक्ट करता है, बट जब ज़ू में है उसको एंटीबायोटिक खिलाते हैं या फिर खाना डिफरेंट तरीके का होता है
तो वो सब की वजह से बेसिकली वो सिम्टम नहीं आता, उस डिजीज़ का सिम्टम नहीं आता। या फिर हो सकता है कि वाइल्ड में एक ऐसा डिजीज़ है जो वाइल्ड में होता नहीं है, बट कैप्टिविटी में जब ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन है, बाकी एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तब जो वाइल्ड एनिमल कैप्टिविटी में है उसको इन्फेक्शन होने की चांसेस है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से पैथोजन का इन्फ्लुएंस हो रहा है एनिमल्स पे एंड देन ह्यूमंस पे, उसकी कंप्लीट मॉनिटरिंग की बात हो रही है। अब क्यों? क्योंकि बेसिकली इंडिया में 1000 के ऊपर प्रोटेक्टेड एरियाज है, जिसमें नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कंजर्वेशन रिजर्व है एंड कम्युनिटी रिजर्व है। तो कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों एरियाज में ह्यूमन के साथ एनिमल्स की इंटरेक्शन होती है। क्योंकि कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर ह्यूमन रह सकते हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी ही उस एरिया को देखता है। तो कम्युनिटी क्या देखता है? ह्यूमन कम्युनिटी देखता है। तो इसीलिए दिस इज़ द नेटवर्क। इंडिया में कितने सारे फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ इन इंडिया में है, सेंट्रल इंडिया में तो बहुत ही है, वेस्टर्न घाट में है, ईस्टर्न घाट में है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज़ के नंबर है। और इन सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, एवियंस मतलब बर्ड्स होते हैं, एंड मेरीन स्पीसीज भी होते हैं। जैसे गुजरात कोस्ट है, वेस्ट बंगाल के कोस्ट है, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, केरला, ये सारे कोस्टल रीजन है, तो वहाँ पे मेरीन स्पीसीज भी मिलता है। तो इन सब का हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए एक कम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क होनी चाहिए जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को सेफगार्ड करे, साथ साथ में वाइल्ड लाइफ की जो इन्फेक्शन है वहाँ से पब्लिक को अगर या फिर डोमेस्टिक एनिमल की अगर हेल्थ ख़राब हो रहा है तो उसको भी मैनेजमेंट करे। तो ये वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के साथ साथ पब्लिक हेल्थ और डोमेस्टिक एनिमल के हेल्थ को भी इंटीग्रेट करके टोटल मैनेज करने की बात कर रहा है। तो इसीलिए एक बहुत ही मतलब बड़ा पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आने वाले हैं। तो अब बात यह है कि इंडिया में क्या अलग अलग से या फिर सब कुछ एक साथ करने के लिए पॉलिसी नहीं था। इंडिया में 4 ऐसे डोमेन्स है जहाँ पे पॉलिसीज़ ऐसे सिमिलर पॉलिसीज़ था। जैसे ऑलरेडी नेशनल एनिमल डिजीज़ रेफरल एक्सपर्ट सिस्टम ये मौजूद है, नेशनल एनिमल डिजीज़ रिपोर्टिंग सिस्टम जो क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके साथ एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं और साथ साथ में देखते हैं कि आउटब्रेक होने की चांसेस है कि नहीं, उसका फोरकास्ट करते हैं एंड आउटब्रेक अगर होता है तो उसकी प्रिवेंशन या फिर कॉशनरी मेजर्स क्या होनी चाहिए, ये देखते हैं। तो ऑलरेडी ये एक चीज़ मौजूद है हमारे यहाँ। ओके, सेकंड क्या है? एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये नोडल अथॉरिटी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ है उस एरिया में अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज़ आउटब्रेक होता है तो वहाँ पे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री देखते हैं। तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री वहाँ पे वेटरनरी सर्जन्स होते हैं या फिर डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे भेजते हैं। कुछ रेस्क्यू सेंटर्स होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, वहाँ पे भी मिनिस्ट्री से लोग आते हैं, देखते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, ये सब होता है। थर्ड कहाँ से होती है? थर्ड होती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है, उसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ये कुछ सर्वाइलेंस करते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स की रिपोर्टिंग होती है। जहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स के ऊपर पता चला है कि कोई डिजीज़ आउटब्रेक हुई है तो उस डिजीज़ का रिपोर्टिंग होती है जब भी, तो वहाँ से पता चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी देखते हैं। और एक एरिया है जहाँ से हमें डिजीज़ का या फिर रिपोर्टिंग का पता चलता है, वो है कि वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, जो बायोलॉजिस्ट इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। जैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट होता है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकता है, या फिर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जो रिसर्च करते हैं, जैसे लाइफ साइंस
की जो स्ट्रीम है वहाँ पे रिसर्च होती है, एनवायरमेंट साइंस की जो स्ट्रीम है वहाँ पे रिसर्च होती है। तो ये जो इंडिपेंडेंटली बायोलॉजिस्ट काम करते हैं वो भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करते हैं मिनिस्ट्री के साथ। बट दिक्कत ये है कि ये चारों अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। तो ये चारों को मिला के एक कम्प्रिहेंसिव, एक बहुत ही बड़ी, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को देखा जाएगा, जहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स को देखा जाएगा, जहाँ पे ह्यूमन हेल्थ या फिर पब्लिक हेल्थ को देखा जाएगा, एंड वो सारे एरियाज़ की एनिमल्स जो वाइल्ड पे तो नहीं रहता है ह्यूमन हैबिटेशन के अंदर ही, बट वो कोई पेट नहीं है। इस टाइप के जो एनिमल्स है उसके प्रॉपर हेल्थ की मॉनिटरिंग करने की बात हो रही है। अब यहाँ पे बात हो सकती है कि वैसे एनिमल्स कैसे होते हैं जो ह्यूमन हैबिटेट के अंदर रहता है बट वाइल्ड है बट पेट नहीं है। जैसे कि मान लो फिशिंग कैट, कराकल, या फिर ये हो सकता है कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो हाउस कैट नहीं है, फेरल कैट जो होते हैं, या फिर वाइल्ड डॉग बट ह्यूमन एरिया के आसपास रहते हैं, जो फैमिली पेट नहीं है बट कम्युनिटी में रहते हैं, कम्युनिटी में खाते हैं, लोगों उसको खाना देते हैं। तो डायरेक्टली पेट नहीं है बट वाइल्ड भी नहीं है। तो ये सारे एनिमल्स एंड ह्यूमन हेल्थ, इन सबको इंटीग्रेशन की बात हो रही है। तो इसमें इन्वॉल्व्ड एजेंसी सब क्या क्या है? सबसे पहले सबसे ऊपर है तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र की ऑफिस, जो कंसल्टेशन के लिए मौजूद है। कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कंसल्टेशन आपको करना है तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र की ऑफिस है। दूसरा यह है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी, जो पॉलिसी को ड्राफ्ट करने वाले हैं। IIT बॉम्बे, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में सपोर्टिंग रोल पे है। एंड प्राइवेट एक कंसल्टेंसी फर्म, अर्नेस्ट एंड यंग नाम है इसका, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करेगा। तो IIT बॉम्बे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में सपोर्ट करता है, पॉलिसी ड्राफ्ट करेगा सेंट्रल जू अथॉरिटी, फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है ये अर्नेस्ट एंड यंग कंसल्टेंसी फर्म, एंड सबसे ऊपर बैठा है कंसल्टेशन के लिए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। तो ये इन्वॉल्व्ड एजेंसीज है, इसको आपको याद रखना है। तो अगर पूछा जाए नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इसमें ऑलरेडी एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि इसमें ओनली गवर्नमेंट एजेंसीज आर इन्वॉल्व्ड, सो नो, इवन प्राइवेट प्लेयर्स आर ऑल्सो हियर। ठीक है, तो अब आते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका काम क्या है, क्या होने वाला है। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी इंडिया की ब्रॉडर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की पार्ट है। 2017 से 2031 के बीच में ये नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बनाया गया था, जिसमें 103 कंजर्वेशन एक्शन, 250 प्रोजेक्ट बनाने की बात हो रही थी, जो वाइल्ड लाइफ और उसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करेगा। तो वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट को सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करना है, वाइल्ड लाइफ की हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करना है। तो इसीलिए नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी को लाया गया था 2019 की पैंडेमिक के बाद, इसको बनाने की बात हो रही थी। तो ये काम क्या करेगा? एनहांस्ड डिजीज सर्वाइलेंस। तो इसमें सर्वाइलेंस को कैसे बढ़ाएगा? एक रोबस्ट सर्वाइलेंस सिस्टम बनाया जाएगा दैट कवर्स टेरेस्ट्रियल, मेरीन एंड एवियन इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि इंडिया में जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज है उसमें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, एवियन या फिर बर्ड्स होते हैं, एंड मेरीन वाइल्ड लाइफ भी है। तो जो सर्वाइलेंस सिस्टम होगा वो सबको डिटेक्ट करेगा। दूसरा ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियसली इसके ऊपर रिसर्च तो होगा ही, तो R&D को प्रमोट करने की बात हो रही है, जो स्पेसिफिकली जो वाइल्ड लाइफ डिजीज़ होते हैं एंड उसकी हेल्थ मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी को लेके रिसर्च की बात हो रही है, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? एक तो ह्यूमन जो सिविल लाइफ में है, उनकी पब्लिक हेल्थ की बात हो रही है। दूसरा ये है कि जो वाइल्ड लाइफ में काम करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब की नॉलेज इम्प्रूव हो। नेक्स्ट है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट।
तो कम्युनिटी को इनकरेज करना है टू जो कंजर्वेशन एफर्ट लगा रहे हैं उस कम्युनिटी को एंगेज करना है, उनको इनकरेज भी करना है ताकि जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर पता चले। जैसे हम सबको बचपन में ये पढ़ाया जाता है कि रेबिस जो डिजीज़ है वो डॉग्स के काटने से होते हैं, बट हमें ये नहीं बताया जाता कि डॉग से दूर रहो, कुत्ते ना काटे, और अगर डॉग बाइट होती है तो उसमें तुरंत आपको डॉक्टर दिखाना है, इंजेक्शन लेना है। ये सब हमें बुक्स में पता चलता है, बट क्या हमें पता है कि ये जो सेम रैबिस है ये जैकल के काटने से होता है, बैट के काटने से होता है, या फिर जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं जैसे मुर्गी या फिर हंस, तो ये पोल्ट्री बर्ड के काटने से भी या फिर नाखून के ऐसे स्क्रैचिंग से भी होता है। क्या हमें पता है? नहीं। तो दिस इज़ द थिंग कि आपको जो कम्युनिटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं उसकी नॉलेज बढ़ाने की बात है। आपको पता भी नहीं है कि कब आपको फ्रूट बैट आके काट के जाए, पता भी नहीं चलता। जो जंगल में रहते हैं पता तक नहीं चलता ठीक ठाक से, बट वही बाद में जब 10 दिन बाद या फिर 12 दिन बाद 15 दिन बाद रेबिस की सिम्टम्स आते हैं तब पता चलता है कि ये पेशेंट तो बचेगा ही नहीं क्योंकि रेबिस 100% फैटल है। तो कम्युनिटी को जो नॉलेज है उसको बढ़ाने की बात हो रही है। नेक्स्ट है कि बायोसिक्योरिटी एंड पैथोजन मैनेजमेंट। तो चलो हमें पैथोजन के बारे में पता चला रिसर्च डेवलपमेंट करके, बट उसको मैनेज कैसे करना है, तो उसकी मैनेजमेंट कैसी होनी है, उसको किस तरीके से रखना है, उसकी वैक्सीनेशन कैसे बनानी चाहिए, या फिर लोगों को उससे दूर कैसे रखा जाए, ये सब चीज़ की मैनेजमेंट की बात हो रही है। इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू मैनेज वाइल्ड लाइफ पैथोजन रिस्क्स एंड एनहांस बायोसिक्योरिटी इन प्रोटेक्टेड एरियाज। ओके, तो ये कुछ की ऑब्जेक्टिव्स है, 4 ऐसे की ऑब्जेक्टिव था जो आपको याद रखना है। ओके, तो की इनिशिएटिव में क्या क्या बनाया जाएगा। एक तो नेशनल रेफरल सिस्टम वाइल्ड लाइफ, जो फॉर वाइल्ड लाइफ होगा। ये एक सेंटर है जो कि हब की तरह काम करेगा फॉर इन्वेस्टिगेटिंग वाइल्ड लाइफ मॉर्टेलिटीज़, किस वजह से उसकी डेथ हो रही है, अगर डिजीज़ है तो उसकी डायग्नोस्टिक्स क्या है, एंड दूसरा डेथ ना हो इसलिए ट्रीटमेंट क्या है। तो वाइल्ड लाइफ रेफरल सेंटर बनाया जाएगा। ये अभी गुजरात में जामनगर में रिसेंटली इसको इनागोरेट किया गया है और इसीलिए ये न्यूज़ पे आया था। नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी होगा जो रियल टाइम सर्वाइलेंस डेटा को कलेक्ट करता है। अगर आज या फिर कल या फिर एक हफ्ते के अंदर किसी एरिया पे कोई डिजीज़ आउटब्रेक हो रही है तो उस डिजीज़ का सर्वाइलेंस डेटा इस सिस्टम के अंदर होनी चाहिए फॉर बेटर डिजीज़ मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज। दूसरा है कि सैटेलाइट डायग्नोस्टिक्स लैब, तो जो डायग्नोस्टिक्स लैब है वो उसको बनाने की बात हो रही है फॉरेस्ट हैबिटेट के आसपास, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ डिजीज़ की डायग्नोस्टिक्स हो। मतलब लैब होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे रिसर्च होगी स्पेसिफिक एरिया पे एंड टाइमली डिटेक्शन हो। तो इसका जैसे ह्यूमन से एनिमल पे कैसे डिजीज़ आते हैं या फिर एनिमल से ह्यूमन में कैसे डिजीज़ आते हैं उसका मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए इन्फ्लुएंजा हमें होता है, बहुत हल्का सा होता है, ये कुछ दिन की सर्दी जुकाम होती है जिसे हम फ्लू कहते हैं, इन्फ्लुएंजा होती है। अगर हम सुअर के अंदर देखें तो उसमें स्वाइन फ्लू होती है। बर्ड के अंदर बर्ड को जो इन्फेक्ट करता है वो बर्ड फ्लू है। सारे न्यूमोनिया या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस का ही एक वैरायटी है, बट अगर बर्ड फ्लू लोगों को हो जाए या फिर ठीक तरीके से जो कुक किया हुआ चिकन है उसको ठीक से कुक ना करके अगर खाते हैं तो बर्ड फ्लू की चांसेस है। बर्ड फ्लू अगर हो जाए तो लोगों को डेथ हो सकता है। क्या इन्फ्लुएंजा से लोगों को डेथ होता है? नहीं होता है। सिमिलरली स्वाइन फ्लू, तो एक ही वायरस है बट वो डिफरेंट
उसका डिफरेंट वैरायटी जब डिफरेंट एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है तो वो जूनोटिक डिजीज़ है। एंड क्या वो जूनोटिक डिजीज़ ह्यूमन पे आता है? ऑब्वियसली आता है। बैट से कोविड-19 जो पैंडेमिक था वो एक इंटरमीडिएट होस्ट के थ्रू ह्यूमन को इन्फेक्ट करने लगा। तो इस टाइप के जो डिजीज़ होता है हमें पता नहीं है कि कौन सा डिजीज़ ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, बट कर तो कोई भी सकता है। तो इसीलिए ये कंप्लीट डिजीज़ की रिसर्च हो, वाइल्ड जो एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स है, उसकी हेल्थ की मॉनिटरिंग हो, डिजीज़ की प्रिपेयर्डनेस हो, ये सारे चीज़ एक साथ करने के लिए ये नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी को लाया जा रहा है। आई होप सबको क्लियर है अभी। दैट्स इट, यही था आज का न्यूज़। तो अगर आपको इस टाइप के न्यूज़ और भी जानना है तो आप 1-to-1 मेंटरशिप को अवेल कर सकते हैं, जो एडुबोल्ट के ऐप पे भी अभी अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर ये दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ में मेरी अभी मैपिंग सीरीज़ चल रही है एनवायरनमेंट और वाइल्ड मैपिंग की। इंडियन जियोग्राफी की मैपिंग की ऑलरेडी हो चुकी है, आप लोग जाके वो सारे वीडियोस को ज़रूर देखें। और मेरे साथ अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो प्रिपरेशन एट ईज़ मेरी टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें यूपीएससी के साथ साथ 1 डे एग्ज़ाम्स के लिए मैं हेल्प करती हूँ। इसके अलावा आपको अगर डिटेल्स में और भी जानना है तो एडुबोल्ट IAS की चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आए हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इसके बारे में जान पाए। अपने पीयर्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू द एडुबोल्ट IAS।